माँ की चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज आप सुनने वाले हैं एक छोटी सी जबरदस्त कहानी। ज्ञान से सुनिए ताकि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायी हो सकती है। तो दोस्तों, आप हमारी इस चैनल पर नए हैं और आपको कहानी सुनना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था हरिपुर। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और सुबह की हवा में गोबर के उपलों की गंध। चारों ओर हरियाली थी, पर उस हरियाली के बीच सरजू की झोंपड़ी हमेशा कुछ उदास सी लगती थी। सरजू, गांव की एक साधारण औरत, सिर पर हमेशा आंचल, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में ऐसी गहराई कि कोई भी देखकर ठहर जाए। उसके पति रामलाल का देहांत हुए 10 साल बीत चुके थे। अब उसका सब कुछ था, उसका बेटा गोविंद। गोविंद तब बस 8 साल का था जब बापू चल बसे। उस दिन से सरजू ने ठान लिया था, अब मेरा जीना बस गोविंद के लिए है। दिन रात खेतों में मजदूरी करती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती तो कभी कपड़े धोती। बदले में जो कुछ भी मिलता उसी से घर चलता। खुद आधा पेट खाती पर गोविंद के लिए पूरा रोटी का टुकड़ा रखती। वो अक्सर कहती, बेटा तू बड़ा होकर मास्टर बनेगा, किताबें पढ़ेगा। तेरी अम्मा भले अनपढ़ रह गई पर तू नहीं रहेगा। गोविंद जब छोटा था तब तक तो वो बातें ध्यान से सुनता, पर उम्र बढ़ने के साथ हालात भी बदलने लगे। स्कूल गांव से 3 कोस दूर था। बरसात में रास्ता दलदल हो जाता। कई बार गोविंद स्कूल नहीं जा पाता। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। गांव के दूसरे लड़के जब खेतों में हल चलाते तो उसे भी वही करने का मन होता। एक दिन उसने कहा, अम्मा पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, सब तो खेतों में काम करते हैं, मैं भी जाऊंगा। सरजू के हाथ उस समय रोटी बेलते हुए ठिठक गए। उसने धीरे से कहा, बेटा खेत में तो अम्मा भी जाती है, पर पढ़ा लिखा आदमी खेत भी संभाल सकता है और दूसरों का हक भी समझ सकता है। मेहनत तो करनी ही है पर बुद्धि भी चाहिए। गोविंद ने कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन से उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी बुखार, कभी जूते फट गए, कभी किताब गुम हो गई। सरजू समझती थी कि बेटा झूठ बोल रहा है, मगर कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर पूछती, पेन फाइव है अनसीन फ्रेंड। ठीक है आज मत जा, लेकिन कल जरूर जाना। हाँ, उसकी यही चुप्पी गोविंद को और ढीठ बना रही थी। धीरे धीरे साल बीत गए। गोविंद जवान हुआ, लंबा, मजबूत, पर थोड़ा आवारा सा। गांव के कुछ गलत संगत वाले लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर हंसी मजाक, गप्पें और रात को देर से घर लौटना। सरजू कुछ नहीं कहती थी, बस दरवाजे पर दिया जलाकर बैठी रहती जब तक गोविंद लौट न आए। कई बार गांव की औरतें ताना मारती, अरे सरजू तेरा लड़का तो अब बड्ढा हो गया, कुछ लगाम दे उसे। सरजू बस मुस्कुरा देती, बच्चा है समझ जाएगा। पर वो समझ नहीं रहा था। एक दिन गोविंद ने कहा, अम्मा मैं शहर जाना चाहता हूं, वहां काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे। सरजू की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद बेटा अब जिम्मेदारी समझने लगा है। ठीक है बेटा जा, पर संभल कर रहना, गांव की मिट्टी मत भूलना। गोविंद ने बस इतना कहा, अम्मा मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। वो दिन था जब गोविंद पहली बार गांव से बाहर निकला, और सरजू के लिए वो दिन उसके जीवन का सबसे लंबा दिन बन गया। हर सुबह वो घर के बाहर वाले नीम के पेड़ के नीचे बैठती, जहां से गांव की पगडंडी दिखती थी। उम्मीद करती कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। शहर से कभी कभार एक चिट्ठी आती, अम्मा मैं ठीक हूं, काम कर रहा हूं, पैसे जल्द भेजूंगा। सरजू उन चिट्ठियों को अपने पुराने संदूक में रख लेती। हर बार वो चिट्ठी पढ़कर आंचल से आंसू पोंछती और फिर वही मुस्कुराहट, वही चुप्पी। पर धीरे धीरे चिट्ठियां भी आना बंद हो गईं। गांव के लोग बातें करने लगे, गोविंद तो अब शहर का आदमी बन गया, अरे वो लौटेगा नहीं अब। सरजू अब छोड़ दे इंतजार करना। पर सरजू फिर भी नीम के नीचे बैठती रही, हर शाम, हर मौसम, बिना कुछ कहे। शहर की चकाचौंध ने गोविंद की आंखों को चौंधिया दिया था। हरिपुर जैसे शांत गांव से निकलकर जब वो इलाहाबाद पहुंचा तो उसे लगा मानो किसी और दुनिया में आ गया हो। ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, हॉर्न की आवाजें, सब कुछ नया था, रोमांचक था। शुरुआत में उसे काम नहीं मिला। 3 दिन तक वह स्टेशन के पास फुटपाथ पर सोता रहा, किसी से भी काम मांगता। चौथे दिन एक होटल मालिक ने दया करके बर्तन धोने का काम दे दिया। पहली बार शहर में उसे दिन भर की मेहनत का 5 रुपए मिला। उसने उसी दिन खुद से वादा किया, अब मैं बड़ा आदमी बनकर ही गांव लौटूंगा। दिन महीनों में बदल गए। गोविंद मेहनती था, पर धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। शहर के कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई जो सिनेमा देखते, सिगरेट पीते और शाम को ठेके पर जाया करते। शुरू में वो झिझकता था, पर फिर सोचा थोड़ा मजा ले लेने में क्या बुराई है। धीरे धीरे आदतें बढ़ती गईं। तनख्वाह का पैसा खर्च होने लगा और अम्मा के लिए चिट्ठियां लिखने का समय कम होता गया। शायद शर्म भी आने लगी थी, क्योंकि उसने जो वादा किया था
वो पूरा कहाँ कर पाया था। वहीं गांव में सरजू अब बूढ़ी हो चुकी थी। बाल पूरी तरह सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें अब भी दरवाजे की तरफ लगी रहतीं। हर महीने की पहली तारीख को वो पगडंडी की ओर देखती, जैसे यकीन हो कि आज गोविंद जरूर आएगा। गांव वाले अब खुलकर कहते, सरजू, अब तो तेरे बेटे को गए 5 साल हो गए, भूल जा। वो बस हल्की सी मुस्कुराती। बेटा माँ को भूल सकता है, पर माँ बेटे को नहीं। उसकी यही मुस्कान लोगों को चुभती थी। वो समझते नहीं थे कि वो मुस्कान नहीं, एक मौन प्रार्थना थी। शहर। गोविंद अब होटल से हटकर एक ढाबे में रसोइये का काम करने लगा था। काम ठीक ठाक चलता, पर शराब और गलत संगत ने उसकी जिंदगी बिगाड़ दी थी। एक रात जब वह ढाबे से लौट रहा था तो पुलिस ने सड़क किनारे पकड़ा, चोरी के आरोप में। हालांकि उसने कुछ नहीं किया था, पर जिन लड़कों के साथ था उन्होंने भाग लिया और फंसा वहीं अकेला। 3 दिन थाने में रहा, किसी ने छुड़ाने नहीं आया। तब उसे पहली बार अम्मा की याद आई और उसकी आंखें नम हो गईं। अगर अम्मा होती तो बस एक नजर में समझ जाती कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने सोचा। रिहा होने के बाद उसने तय किया कि अब सुधर जाएगा। वो फिर से काम पर लौटा, सिगरेट छोड़ी, शराब छोड़ दी और धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर उसने 300 रुपए जमा किए। उसने सोचा, अब अम्मा को पैसे भेजूंगा, वो खुश हो जाएगी। पर जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसे याद आया, आखिरी चिट्ठी भेजे 2 साल हो चुके थे। वो नहीं जानता था कि अम्मा अब कैसी होंगी। वो वहां से बिना पैसे भेजे लौट आया। उसने सोचा, मैं खुद जाऊंगा, पैसे लेकर, कपड़े लेकर, बहुत कुछ लेकर, तभी अम्मा को दिखाऊंगा कि मैं कुछ बना हूं। पर वो दिन फिर नहीं आया। उधर गांव में हरिपुर में उस साल बारिश बहुत तेज हुई। कई झोपड़ियां गिर गईं। सरजू की कच्ची दीवार भी भीग कर कमजोर हो गई थी। पर वो फिर भी नियम के नीचे बैठती रही, भीगती, कांपती, पर इंतजार करती। कभी कभी गांव की छोटी बच्चियां पास आकर पूछतीं, दादी तुम हर रोज यहां क्यों बैठती हो? वो मुस्कुरा देती, मेरे बेटे को रास्ता न भूल जाए इसलिए। बच्चियां खिलखिलाकर हंसतीं, पर सरजू की मुस्कान में एक टीस थी जो कोई नहीं देख पाता था। कुछ साल बाद गोविंद ने आखिरकार थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। उसने अपने मालिक से छुट्टी मांगी और कहा, मुझे गांव जाना है, बहुत दिन हो गए। मालिक ने हंसकर कहा, जा रे गोविंद, मां से मिला। तेरे चेहरे पर उसकी याद साफ दिखती है। गोविंद ने बस सिर झुका लिया। वो अगले दिन सुबह सुबह बस पकड़ने वाला था, लेकिन उसी रात एक हादसा हो गया। ढाबे में सिलेंडर फट गया, कई लोग घायल हुए। गोविंद का भी हाथ और चेहरा बुरी तरह जल गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे महीनों लगेंगे ठीक होने में। बिस्तर पर लेटे हुए उसकी आंखों में बस अम्मा का चेहरा घूमता रहा। वो बार बार बड़बड़ाता, अम्मा मैं आ रहा हूं। अस्पताल के सफेद कमरे में गोविंद का शरीर पट्टियों से बंधा था। दर्द इतना था कि हर सांस में कराह निकलती, पर उस दर्द से भी ज्यादा भारी था पछतावा। रातें जागकर गुजरतीं। कभी वह अपने बचपन की बातें याद करता, कैसे अम्मा उसे बाहों में लेकर सुलाती थीं, कैसे उसके लिए उपले जलाकर रोटियां सेंकती थीं, और कैसे हर सुबह स्कूल भेजते वक्त कहती, सीखना मत छोड़ना बेटा। वो सोचता, काश मैंने उनकी बात मानी होती, काश एक चिट्ठी और भेज दी होती। हर दिन के साथ उसका शरीर तो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, लेकिन आत्मा टूटती जा रही थी। उधर हरिपुर में बरसों बीत गए थे। अब गांव में सरजू बूढ़ी मां के नाम से जानी जाती थी। वो अब चल नहीं पाती थी। उसके पैर सूज गए थे, आंखों की रोशनी भी धुंधली हो चुकी थी। पर हर शाम कोई उसे नीम के पेड़ के नीचे लाकर बिठा देता, उसी जगह जहां वो सालों से बैठती थी। अब वह ज्यादा बोलती नहीं थी। गांव की औरतें पूछतीं, सरजू कुछ सुनाई देता है? तेरा बेटा तो अब नहीं आएगा। वो बस मुस्कुराती, आएगा। मां की चुप्पी इतनी हल्की नहीं होती कि हवा उड़ा ले जाए। लोग उसकी बातें सुनकर सिर हिलाते और चले जाते, पर जो उसके दिल में था वो कोई नहीं समझता था। अस्पताल के बाद 6 महीने बाद गोविंद अस्पताल से निकला। चेहरा अब पहचान में नहीं आता था। जलने के निशान, काली पपड़ी, टूटी हुई मुस्कान, पर दिल में एक ही चाह थी, अब अम्मा से मिलना है। उसने बाकी बचे पैसे से एक टिकट खरीदी और गांव की ओर रवाना हो गया। हर मील के साथ उसकी आंखें नम होती जा रही थीं। जब बस हरिपुर के पास पहुंची तो उसकी सांसें तेज हो गईं। नीम का पेड़ दूर से दिखा, वही पुराना पेड़। वो भागते हुए घर पहुंचा। टूटी हुई झोंपड़ी, मिट्टी की दीवारें, सूखा हुआ चूल्हा। वो अंदर गया, अम्मा कहीं नहीं थीं। उसने पड़ोसी औरत से पूछा, काकी अम्मा कहाँ है? औरत ने उसे देखा, कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तेरी अम्मा अब बोलती नहीं बेटा, बस नीम के नीचे बैठी रहती हैं, जैसे तुझे देख रही हूं। गोविंद का दिल धड़क उठा। वो नीम की तरफ भागा। नीम के नीचे एक पुरानी लकड़ी की चारपाई थी। उस पर सरजू बैठी थी, एकदम दुबली, सफेद कपड़े में लिपटी, आंखें अर्ध खुली। गोविंद उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। अम्मा! उसकी आवाज कांप रही थी। सरजू ने कुछ पल तक देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हों। फिर धीरे से बोली, कौन?
गोविंद की आंखों से आंसू गिर पड़े। अम्मा, मैं गोविंद, आपका बेटा। सरजू की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छूना चाहा, पर रुक गईं। मेरा गोविंद तो सुंदर था, तू कौन है बेटा? वो समझ नहीं पा रही थीं कि उसके चेहरे पर जलने के निशान क्यों हैं। गोविंद ने सिर झुका लिया, आंसुओं में डूबे स्वर में बोला, अम्मा, अब वो गोविंद नहीं रहा। आपकी चुप्पी ने उसे नया बना दिया। सरजू कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुरा दीं। वही पुरानी मुस्कान, जिसमें दर्द भी था और शांति भी। मैं जानती थी तू आएगा। मां की चुप्पी कभी बेकार नहीं जाती बेटा। गोविंद उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। बरसों का सारा अपराध बोध, सारी दूरी, सब बह गया उन आंसुओं में। पर वक्त अब किसी का इंतजार नहीं करता। उस रात सरजू की तबीयत बिगड़ गई। गोविंद ने पानी दिया, दवा दी, पर वो बस धीरे धीरे मुस्कुरा रही थीं। बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आ गया बस। और वो मुस्कुराते हुए चुप हो गईं, हमेशा के लिए। गोविंद की चीख नीम के पेड़ की पत्तियों में गूंज गई। अम्मा, बोलो ना, कुछ तो कहो। पर अब मां की चुप्पी सदा के लिए गहरी हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा, गोविंद नीम के नीचे बैठा था, अम्मा की चारपाई के पास। आंखें सूखी थीं, पर चेहरा शांत। उसने नीम की जड़ में मिट्टी खोदी और वहीं मां को दफनाया। फिर कहा, अब यह पेड़ मेरी अम्मा की आवाज है। जब हवा चलेगी तो मैं समझूंगा कि अम्मा मुझसे बात कर रही हैं। सुबह की धूप नीम की पत्तियों से छन कर नीचे गिर रही थी। मिट्टी अभी भी नम थी। जहां सरजू मां की देह को गोविंद ने खुद अपने हाथों से दफनाया था, वो वहीं बैठा था, बेजान सा, जैसे अब कुछ भी बाकी न रहा हो। गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठे हुए। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने पानी का गिलास बढ़ाया, पर गोविंद की आंखें नीम की शाखाओं पर टिकी थीं। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, तेरी अम्मा ने तेरा नाम आखिरी सांस तक लिया था। वो हर रोज कहती, मेरा गोविंद जरूर आएगा। गोविंद बस सुनता रहा। उसकी आंखों में न आंसू बचे थे, न शब्द, बस एक गहरी खामोशी थी, जो मां की चुप्पी से मिलती जुलती थी। कुछ दिन बाद गोविंद अब गांव में ही रहने लगा। उसने अपने हाथों से झोंपड़ी ठीक की, मिट्टी की दीवारों को लीपा और नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मिट्टी की दीपशाला बनाई, जहां हर शाम दिया जलाता। गांव वाले अब उसके पास आकर बैठते, बातें करते। वो चुपचाप सबकी बातें सुनता, मुस्कुराता और अंत में कहता, बातें करने से नहीं, सुनने से समझ बढ़ती है। मैंने ये बात बहुत देर से सीखी है। बच्चे जब खेलने आते तो वो उन्हें कहानियां सुनाता, मां की, मेहनत की और उस चुप्पी की जो शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। धीरे धीरे गांव में एक कहावत चल पड़ी। हरिपुर का नियम बोलता है, अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो मां की आवाज सुनाई देती है। गोविंद का प्रायश्चित कैसे हुआ? गोविंद ने अम्मा की याद में गांव के बच्चों के लिए एक छोटा पाठशाला शुरू किया। पुरानी चौपाल को साफ कर उसने मिट्टी की पट्टियां बनाई और दीवार पर छूने से लिखा, मां की चुप्पी विद्यालय। हर सुबह बच्चों को बैठाकर वो उन्हें पढ़ना लिखना सिखाता और कहता, जिसे मां ने एक बार कहा कि सीखो, उसे कभी ठुकराना मत। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते उसकी आवाज रुक जाती, आंखें भर आती, लेकिन फिर वो मुस्कुरा देता। मां की चुप्पी ने मुझे सिखाया है कि भावनाएं दिखाने से नहीं, निभाने से साबित होती हैं। गांव के लोग अब उसे इज्जत से गोविंद मास्टर कहने लगे। जिस लड़के को कभी लोग आवारा कहते थे, अब वही गांव के बच्चों का गुरु बन गया था। एक दिन जोरदार बारिश हुई। हवा में नीम की पत्तियां झूम रही थीं और दिया बार बार बुझ रहा था। गोविंद दौड़कर पेड़ के नीचे पहुंचा, मिट्टी के दिए को दोनों हाथों से ढंक लिया। अम्मा, दिया नहीं बुझने दूंगा, इस बार नहीं। बारिश उसके ऊपर गिरती रही, पर वो बैठा रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसकी अम्मा बैठती थीं। हवा की सरसराहट में उसे लगा जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, बेटा, अब तू समझ गया। वो मुस्कुरा दिया। आंसू और बारिश का फर्क मिट गया था। कुछ साल बाद वक्त बीतता गया। गोविंद बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर आंखों में वही चमक थी जो सरजू मां की आंखों में हुआ करती थी। हर शाम वो नीम के नीचे दिया जलाता, बच्चों को कहानी सुनाता और कहता, बोलना आसान है, पर मां की तरह चुप रहना सबसे कठिन। चुप रहकर जो प्यार निभाए वही सच्चा होता है। एक दिन सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो देखा, गोविंद नीम के नीचे बैठा है, दिया जल रहा है, पर उसकी आंखें बंद हैं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, वही मुस्कान जो उसकी अम्मा की थी। गांव में फिर वही बात फैली, नीम के नीचे अब दो आत्माएं हैं, मां और बेटा, दोनों चुप, दोनों साथ। और अब आज भी हरिपुर में जब हवा चलती है तो नीम की पत्तियां सरसराती हैं। लोग कहते हैं, सुनो, ये मां बेटे की बातें हैं। मां पूछती है, भूख लगी क्या बेटा? और बेटा कहता है, नहीं अम्मा, आज सब ठीक है। वो नीम अब भी वहीं खड़ा है, मिट्टी, आंसू और ममता की खुशबू लिए हुए। और गांव के बच्चे जब वहां खेलते हैं तो कोई ना कोई बच्चा हमेशा कान लगाकर कहता है, मुझे तो सच में आवाज आई, नीम बोल रहा था। कहानी का संदेश,
माँ की ममता शब्दों में नहीं, चुप्पी में भी गूंजती है। वो कभी शिकायत नहीं करती, बस इंतजार करती है अपने बच्चे की एक झलक का, एक आवाज का। कभी कभी हम सोचते हैं कि माँ कुछ नहीं कहती, पर सच तो ये है कि उसकी हर चुप्पी एक दुआ होती है। और जब हम देर से लौटते हैं, तब समझ आता है माँ का मौन भी सबसे ऊंची आवाज होता है, जो सीधे दिल में उतरती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानी लाए। धन्यवाद।